नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भाग 19। पिछले भाग में आपने सुना कैसे रानी ने बरवा सागर पहुंचकर कुंवर सागर सिंह डाकू को मुंदर और बाकी सिपाहियों की सहायता से पकड़ लिया। जब उसकी पेशी हुई तो रानी ने उसे सौगंध खाकर डाके छोड़ने को और झांसी की सेना में भर्ती होने को कह दिया। रानी ने खुदा बख्श को बुलाकर उसे कुंवर की पदवी दी और ऐलान किया कि जो भी लोग अनोखी शूरवीरी के काम करेंगे वह सब कुंवर कहलाए जाएंगे। झांसी आने पर रानी ने सागर सिंह को उसके आदमियों सहित सेना में भर्ती किया, जिसे नवाब अली बहादुर और पीर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ तैयारी का सबूत मानकर सरकार बहादुर को खबर पहुंचाने का निश्चय किया। एक सरिश्तेदार को राजी किया। उसे योजना के मुताबिक टीकमगढ़ से होते हुए पैसा और आदमी लेकर जबलपुर साहब बहादुर के पास जाना था। वहां से अली बहादुर को कहलवाया गया कि अगर हो सके तो झांसी में एक आध झगड़ा फसाद करवा दो। इस मौके की तलाश में अली बहादुर और पीर अली रहने लगे। उस साल हिंदुओं का एकादशी और मुसलमानों का मुहर्रम एक ही दिन पड़े। शिया सुन्नियों के बीच कुछ तनाव चल ही रहा था। ताजियों को निकालने को लेकर शिया सुन्नियों के बीच यह तनाव और बढ़ने की आशंका थी और दूसरी तरफ हिंदुओं का भी डोल निकलना था। लेकिन रानी द्वारा कोशिश किए जाने पर एक बढ़ई की सूझबूझ से यह सब तूफान उठने से पहले ही ठंडा हो गया। अब आगे। नत्थे खां के दूत ने जो संदेशा दिया उसका सार यह था कि झांसी पहले ओरछा का अंश था, वह अनुचित प्रकार से ओरछा से काट दिया गया। अब ओरछा को वापस मिलना चाहिए। अंग्रेज जो 5 सहस्र मासिक वृत्ति रानी साहब को देते थे उन्हें ज्यों की त्यों मिलती रहेगी। किला, नगर और शस्त्र हमारे हवाले कर दो। नगर में समाचार फैलते देर न लगी। नई बस्ती से जहां अली बहादुर का निवास था खबर फैली कि नत्थे खां फौज लेकर आ भी गया है और शहर के चारों ओर घेरा पड़ गया है। लोग घबरा गए। मोतीबाई ने रानी को समाचार दिया। नत्थे खां भी सहस्र सेना और अनेक तोपें लेकर ओरछा से कूच करने वाला है। रानी ने पूछा, वह ओरछे में आया कब? कल आया था, मोतीबाई ने उत्तर दिया। रानी ने कर्मचारियों से विचार विमर्श किया। झांसी में अच्छी तैयारी न थी। कर्मचारी सब घबराहट में थे। अकेली रानी धैर्य धारण किए थी। उन्होंने कहा, राजनीति की आप लोग जानो, युद्ध का संचालन मैं करती हूं। नत्थे खां को भागने के लिए कठिनता से गली मिलेगी। नाना भोपटकर ने अनुरोध किया। सरकार विजय की मूर्ति है। हमको युद्ध के अंतिम परिणाम के विषय में कोई संदेह नहीं। यदि सरकार को मेरी राजनीति में विश्वास है तो मेरी एक प्रार्थना मानी जाए। रानी ने स्वीकार किया। भोपटकर ने कहा, हमारे यहां अंग्रेज झंडा यूनियन जैक रखा हुआ है। अपने झंडे के साथ हम उसको भी खड़ा करेंगे। किले में जो अंग्रेज बंद हो गए थे उनमें से एक मार्टिन नाम का व्यक्ति फौज वालों के हाथ से भाग निकला था। वह आगरा में है। एक चिट्ठी मैं उसको इस प्रकार की लिखूंगा कि हम लोग नत्थे खां के विरुद्ध अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे हैं। मेरी राजनीति को इस चिट्ठी से सहायता मिलेगी। रानी बोली, परंतु यह राजनीति चलेगी कितने दिनों? हमारी अंत में सारे देश में स्वराज्य स्थापित करना है। यूनियन जैक झंडे के नीचे स्वराज्य की स्थापना असंभव है। चिट्ठी चाहे जिसको मन मानी लिखो, परंतु झंडा तो चिट्ठी से बहुत बड़ा होता है। सरकार, चिट्ठी और झंडे का सामंजस्य है। हम कुछ समय तक अपने आदर्श को ढका मुदा रखना चाहते हैं। यदि स्वराज्य का प्रयत्न देश भर में 31 मई को एक साथ ही हो गया होता तो राजनीति की दिशा कुछ और होती,
परंतु अब उसमें परिवर्तन आवश्यक है। लाला भाऊ बख्शी बोला, सरकार देखने के दांत कुछ और, खाने के कुछ और। भोपटकर साहब का यही तात्पर्य है। रानी मुस्कुराई। दरबारियों ने समझ लिया कि उन्होंने कोई दृढ़ निश्चय कर लिया है। नाना की बात तो मैं नहीं टाल सकती हूँ, परंतु गेरुआ झंडा सबसे ऊपर की बुर्ज पर रहेगा और अंग्रेजों का झंडा चाहे जहां नीचे की बुर्ज पर लगा लो। मंत्रिमंडल ने स्वीकार किया। रानी बोली, लाला भाव, तोपों का तुरंत प्रबंध करो। जवाहर सिंह, रघुनाथ सिंह इत्यादि को सावधान करो। सब फाटक बंद करके फाटकों की बुर्जों पर गोला बारूद इसी समय जमा करो। नत्थे खां कहीं और से आक्रमण करेगा। किले पर बड़ी तोपें चढ़ी हैं? भाव ने उत्तर दिया, सरकार केवल कड़क बिजली नीचे रखी है, उसको अभी चढ़वाता हूं और सरकार की अन्य आज्ञाओं का पालन करता हूं। दीवान जवाहर सिंह यही हैं, परंतु दीवान रघुनाथ सिंह उन्नाव की ओर गए हुए हैं। तुरंत बुलाओ। जो आ गया सरकार। बरवा सागर वाला सागर सिंह कहाँ है? मऊ वाले काशीनाथ भैया के साथ करेरा की ओर गए हुए हैं। दोनों को वहां से बुलवाओ। सेना हमारे पास बहुत थोड़ी है। यदि नत्थे खां वास्तव में 20 सहस्त्र सेना लेकर आ रहा है तो कड़ा सामना पड़ेगा, परंतु चिंता मत करो, हमारे पास किला है, बुर्जें और तोपें हैं और गोलंदाज अच्छे हैं। गोलंदाज हमारे पास कुछ कम है, परंतु सरकार का जैसा आदेश होगा उनकी वैसी ही नियुक्ति कर ली जाएगी। मैं कुछ स्त्रियों को तोपची का काम सिखलाना चाहती थी, अभी उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाई है, इसीलिए गुलाम गौस खां को ओरछे दरवाजे के लिए तैयार रखो और तुम स्वयं किले की दक्षिणी बुर्ज पर कड़क बिजली चढ़ाकर काम करो। मैं अपनी स्त्री सेना को लेकर सब मोर्चों पर जवाहर सिंह की ओर गौस की सहायता करूंगी। बस्ती वालों से कह दो कि निश्चिंत रहें, परंतु भीड़ बांधकर बाहर न चले फिरें। भोपटकर ने मार्टिन के नाम एक पत्र आगरा भेजा और नीचे वाली बुर्ज पर यूनियन जैक झंडा चढ़ा दिया। ओरछा के दूत को नत्थे खां के संदेशे का उत्तर दिया कि लक्ष्मीबाई एक स्त्री हैं, खां साहब को अबला की रक्षा करनी चाहिए, न कि उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार। रानी अंग्रेजों की ओर से झांसी का प्रबंध कर रही हैं। ओरछा अंग्रेजों का मित्र राज्य है, इसीलिए ओरछा की ओर से झांसी पर आक्रमण होना बिल्कुल अनुचित है। यदि आक्रमण हुआ तो झांसी अपनी रक्षा करेगी। दूत संदेशे का उत्तर लेकर तुरंत चला गया। रानी ने दीवान से कहा, मुझे खेद है कि झांसी के समग्र निवासी युद्ध विद्या में निपुण नहीं किए जा सके हैं। मैं नत्थे खां से निबट लूं तब अवश्य इस ओर अधिक ध्यान दूंगी। इसके उपरांत वह अनंत चतुर्दशी की पूजा के उपकरणों में संलग्न हो गई। जवाहर सिंह, कर्नल जमा खां, भाऊ बख्शी, गुलाम गौस खां इत्यादि अपने काम में जोर के साथ जुट पड़े। उनके लिए एक एक क्षण महत्व का था। भाऊ बख्शी ने कड़क बिजली दक्षिण की ऊंची बुर्ज पर चढ़ा दी। गुलाम गौस खां एक बड़ी तोप और कई छोटी तोपें लेकर ओरछे दरवाजे पर पहुंच गया। सब फाटकों की बुर्जों पर तोपें रख दी गईं। उनका मसाला तथा गोलंदाज भी तथा रथान नियुक्त कर दिए गए। जवाहर सिंह की सेना फाटकों और परकोटे के दीवारों के छेदों के पास बंदूकें लेकर डट गई। उन सब के भोजन और शयन का वहीं प्रबंध हो गया। 4-5 घंटे के भीतर झांसी ने रणक्षेत्र का रूप धारण कर लिया। तीसरे पहर लगभग 3 बजे रानी अनंत चतुर्दशी की पूजन समाप्त करने को ही थी कि एक धड़ाका हुआ। दामोदर राव को अनंत रक्षा का गंडा बंधवाकर बाहर हुई थी कि समाचार मिला, नत्थे खां ने चढ़ाई कर दी है और गोला शायद शहर में गिरा है। रानी ने दिन भर उपवास किया था, थोड़ा सा फलाहार किया। इतने में समाचार आया कि टकसाल के पीछे एक सेठ के मकान में गोला गिरा है। रानी ने कल्पना की कि या तो नत्थे खां का गोलंदाज अनजान है, इतने बड़े किले को उसने
अनी पर नहीं साध पाया या काफी चतुर है। अनुमान से महल को निशाना बनाया, परंतु गोले ने करवट ले ली और महल को बचा गया। योद्धा वेश में तुरंत घोड़े पर सवार हुई और अपनी तीनों सहेलियों को लेकर ओरछे दरवाजे पहुंची। गुलाम गौस खां को आज्ञा दी, शत्रु इसी ओर है, गोलों की लगातार वर्षा करो। काशीबाई से कहा, तू तुरंत किले पर जा। बख्शी से कहना कि जैसे ही नत्थे खां की सेना टौरियों का आश्रय लेने के लिए पश्चिम में सैयर फाटक की ओर बढ़े, कड़क बिजली की मार करे। जब तक उसकी सेना ओरछा फाटक से पश्चिम की ओर ना बढ़े, कड़क बिजली चुप बनी रहे। काशीबाई तुरंत गई। गौस ने अपने तोप खाने को संभाला। एक के बाद दूसरी तोप पर पलीता पड़ना शुरू हुआ। 11 तोपें थीं। जब तक अंतिम तोप गोला उगलती, तब तक पहली विनाश वमन के लिए तैयार हो जाती। गोला, बारूद और काम करने वाले सुव्यवस्थित। ओरछा फाटक के पूर्व उत्तर की ओर थोड़ी दूर पर सागर खिड़की और उससे कुछ अधिक दूरी पर लक्ष्मी फाटक था। सुंदर और मुंदर के साथ रानी सागर खिड़की पर आई। इस खिड़की से पश्चिम की ओर ओरछा फाटक की तरफ कुछ ही डग के फासले पर एक मोहरी थी। नगर के दक्षिणी भाग के पानी का बहाव इसी में से होकर था। यह मोहरी इतनी बड़ी थी कि नाटे कद का आदमी आसानी से इसमें होकर निकल सकता था। सागर खिड़की के ऊपर जो तोपें थीं, उनमें से एक को रानी ने इस मोहरी के ऊपर दीवार के पीछे लगा दिया। एक से अधिक तोपें वहां रखी भी नहीं जा सकती थीं। सागर खिड़की पर दीवान दुल्हाजू गोलंदाज था। उसको रानी ने आदेश दिया, तुम पश्चिम दक्षिण की ओर कुछ अंतर से तोप दागो। कोई दिखलाई पड़े या नहीं, परंतु जब तक मेरा निषेध ना मिले, ऐसा ही करते जाना। दुल्हाजू जरा ठमठमाया। रानी ने समझाया, मैं चाहती हूं कि नत्थे खां की सेना और तोपें दक्षिण की ओर ओरछा फाटक और सैयर फाटक के बीच में ही बनी रहें। तुम्हारे पास से होकर पूर्व और उत्तर की ओर ना बढ़ने पावें। मैं जहां चाहती हूं, युद्ध वहीं हो। समझ गए? दुल्हाजू ने कहा, हाँ सरकार। इसी प्रकार सब फाटकों पर आवश्यक आज्ञा देकर रानी ओरछा फाटक पर फिर आ गईं। नत्थे खां की सेना मार खाकर पीछे हटी, परंतु टौरिया पर नहीं चढ़ी। उनके बीच में जो खाइयां थी, उनमें रक्षा का यत्न करने लगी। इतने में रात हो गई। रानी मुंदर को वहीं छोड़कर महल चली आई। गीता के 18वें अध्याय का पारायण या श्रवण वह यथासंभव नित्य करती थी। पाठ समाप्त करके आधी घड़ी विश्राम किया था कि मुंदर ने समाचार दिया, नत्थे खां ने नगरकोट पर चारों ओर से आक्रमण किया है। ओरछा फाटक पर आक्रमण सबसे अधिक भयंकर है। रानी सहेलियों समेत सवार होकर तुरंत ओरछा फाटक पर पहुंची। चांदनी रात, आकाश निर्मल। पास का काफी अच्छा दिखलाई पड़ रहा था और दूर का धूमरा धूमरा। सागर खिड़की पर गोले बरस रहे थे और ओरछा फाटक तो ऐसा जान पड़ता था कि अब गया, अब गया। रानी ने गुलाम गौस और उसकी तोपचियों को समझाया, 2 बाढ़ें जल्दी जल्दी दाग कर बिल्कुल चुप हो जाओ। पैरी समझेगा कि तोपें बंद कर ली, पढ़ेगा। पढ़ते ही दीवार के छेदों में से बंदूकों की बाढ़ दागी जाए। बैरी अपनी तोपें ऊंची टोरियों पर चढ़ा कर ले जावेगा और वहां से फाटक और बुर्ज को घुस करने का उपाय करेगा। उस समय तोपें दागना। काशीबाई से कहा, तुम भाऊ बख्शी से किले में जाकर कहो कि कड़क बिजली के प्रयोग का समय आ गया। जैसे ही ओरछा फाटक की हमारी तोपें बंद हों और अपनी बंदूकों की बाढ़ के उपरांत शत्रु के तोप खाने से बाढ़ दगे, वह कड़क बिजली और उसी बुर्ज के तोप खाने से ओरछा फाटक के बाहर की दाईं ओर वाली ऊंची टौरिया को अपना अचूक निशाना बनावे और अनवरत गोलाबारी करे। काशीबाई संवाद ले गई। रानी ने सुंदर और मुंदर को कुछ हिदायतें देकर दूसरी दिशाओं में भेजा। गुलाम गौस ने अपनी तोपों से जल्दी जल्दी 2 बाढ़ें छोड़ी। नत्थे खां की सेना ने जवाब दिया। गौस की तोपें बिल्कुल बंद हो गई। नत्थे खां ने सोचा तोपची मारे गए। उसके सिपाही दीवार पर चढ़ने के लिए बढ़े। इधर से बंदूकों की बाढ़ दगी।
उसका कोई बड़ा असर नहीं हुआ। जब बाढ़ों पर बाढ़ें दगी, तब उसके सिपाही पीछे हटे। नत्थे खां ने निश्चय किया कि ऊंची टोरियां पर तोपखाना चढ़ाकर ओरछा फाटक और अगल बगल की दीवारों पर गोलाबारी करने से शहर के लिए मार्ग मिल जाएगा और फिर किले को अधिकृत कर लेना सहज हो जाएगा। सागर खिड़की की ओर से बराबर गोलाबारी हो रही थी और उसका एक तोपखाना उस ओर मोर्चा लगाए था। ओरछा फाटक की तोपें बंद थी, इसलिए उसको अपना यही उपाय महाफलदायक जान पड़ा। उसने ऊंची टोरिया पर अपनी तोपें चढ़ा दी और फाटक पर बाढ़ दागी। दीवारों पर उस बाढ़ का विनाशकारी प्रभाव पड़ा। तोपची उकता उठे। रानी ने वर्जित किया। नत्थे खां की तोपों से दूसरी बाढ़ नहीं दगने पाई। टोरियों पर धम धम हुआ और विकट चीत्कार और तुरंत किले से चली हुई तोपों का भयंकर गर्जन तर्जन सुनाई पड़ा। भाव का निशाना अचूक बैठा। फिर बाढ़ आई। इधर रानी ने गुलाम गौस को अपनी तोपों पर पलीता लगाने की आज्ञा दी। अब नत्थे खां को मालूम हुआ कि किसका सामना कर रहा हूं। उसने स्थिति को संभालने का प्रयत्न किया, परंतु कुछ न बन पड़ा। तोपों और सामान को छोड़कर नत्थे खां भागा। वह केवल एक दाग लगा गया। लक्ष्मी फाटक पर कर्नल जमा खां मारा गया। रात को लड़ाई बहुत धीमी गति से चली, परंतु रानी की सावधानी में रत्ती भर भी अंतर नहीं आया। दूसरे दिन भी लड़ाई चली, परंतु शहर से जरा हटकर। नत्थे खां की सेना का एक बड़ा भाग झांसी के उत्तर में जाकर प्रताप मिश्र के परकोटे की आड़ पा गया, परंतु यही उसके नाश का भी कारण हुआ। दीवान रघुनाथ सिंह एक दूर गांव में था, इसलिए विलंब से समाचार मिला था। वह लड़ाई के दूसरे दिन उन्नाव की ओर से, जो झांसी के उत्तर में है, आ गया। फाटक सब बंद थे। खुलवाने की जरूरत भी न थी। उसने नत्थे खां की सेना की उस टुकड़ी पर जोर के साथ हमला किया जो प्रताप मिश्र के परकोटे से झांसी के उत्तरी भाग को परेशानी में डाले थी। इस परकोटे के करीब एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी की ओट से रघुनाथ सिंह और नगरकोट के पीछे से झांसी की सेना की बंदूकों ने नत्थे खां की सेना को छलनी कर दिया। ठीक अवसर पाकर रघुनाथ सिंह ने प्रचंड वेग के साथ प्रहार किया और उस टुकड़ी को तहस नहस कर डाला। दक्षिण पश्चिम की ओर से काशीनाथ भैया आ पहुंचा। सर्वनाश में जो कसर रह गई थी वह उसने पूरी कर दी। फिर कई दिन तक झांसी से जरा दूर नत्थे खां की सेना की छोटी बड़ी टुकड़ियां भागते भागते लड़ती रही, परंतु तोपें और बहुत सी युद्ध सामग्री छोड़कर नत्थे खां को पराजित होकर भागना पड़ा। नत्थे खां एक टुकड़ी समेत नवाब अली बहादुर के नई बस्ती वाले महल में आ गया था। नवाब अली बहादुर नहीं चाहते थे, परंतु विवश थे। नत्थे खां के भागने पर उनके महल पर काशीनाथ भैया के दस्ते ने आक्रमण किया। अली बहादुर ने समझ लिया कि सब गया, बच निकलने का प्रयत्न किया। उनके महल के पीछे बहुत नीचाई पर मेहंदी बाग नाम का उद्यान था। एक सुरंग में होकर इस बगीचे से निकल जाने का मार्ग था। जवाहर इत्यादि जितना सामान बना लेकर पीर अली के साथ बाहर निकल आए, बाल बच्चे और एक नौकर भी। सुरक्षित स्थान में पहुंचने पर पीर अली ने कहा, आप अकेले भांडेर चले जाइए, मैं यहीं रहूंगा। रानी की सेना के साथ मिलकर महल पर मैं भी हमला करूंगा, उनका भला बन जाऊंगा और महल में जो कुछ बचाने योग्य है बचाने की कोशिश करूंगा। यहां रहकर आपकी अधिक सेवा कर सकूंगा। किस तरह? अली बहादुर ने आतुरता के साथ पूछा। पीर अली ने उत्तर दिया, आपको समय समय पर समाचार मिलता रहेगा और जब अंग्रेज यहाँ की रानी से लड़ने के लिए आवेंगे तब उनको आपके सेवक के द्वारा बड़ी सहायता मिलेगी। आप फिर झांसी आवेंगे, फिर महल आपके पास होंगे और कोई बड़ी जागीर भी कंपनी सरकार की तरफ से आपको मिलेगी, क्योंकि रानी का राज थोड़े दिन ही और टिकेगा। इस वक्त तो खून का सा घूंट पीकर रह जाइए, अपमान का बदला लिया जाएगा, आप प्रतीति रखिए। अली बहादुर चले गए। पीर अली रानी के सैनिकों की ओर लौट पड़ा। उसको सैनिक पहचानते थे, मारने पकड़ने को दौड़े। सागर सिंह उस भीड़ में था। पीर अली ने कहा, क्या करते हो? मैं तो तुम्हारा मित्र हूं।
महारानी साहब का शुभ चिंतक, बस्ती भर जानती है। नौकरी नवाब साहब की जरूर करता रहा हूं, परंतु सदा उनको यही समझाता रहा कि सीधे रास्ते पर चलो। वे नहीं माने, उन्होंने भुगता। मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूं। यह महल गोला गोली लायक नहीं है, इसमें आग लगाओ। सैनिकों को कुछ आश्वासन हुआ। सागर सिंह ने पूछा, किधर से आग लगाएं? नवाब साहब कहाँ हैं? भीतर, पीर अली ने उत्तर दिया। आग फाटक से लगाना शुरू करो, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। भीतर काफी माल है, मुझको सब पता है, राई रत्ती बतलाऊंगा। सिपाहियों ने फाटक में आग लगा दी। जल जाने पर घुसने का मार्ग मिल गया। फिर भीतर के फाटकों में आग लगाई, एक दो जगह और। पीर अली ने स्वयं कई जगह अग्नि प्रज्वलित की। जब भीतर पहुंचे तो वहां कोई न मिला। मालूम होता है गड़बड़ में नवाब साहब निकल भागे, मगर असबाब सामान तो मौजूद है। पीर अली ने उनकी साधारण धन संपत्ति लुटवा दी। थोड़ी देर में आग शांत हो गई, परंतु काफी क्षति हो गई थी। पीर अली का नाम हो गया कि रानी की सेना के साथ वह नवाब साहब और नत्थे खां की फौज के खिलाफ लड़ा। काशीनाथ और सागर सिंह ने विश्वास दिलाया। मोतीबाई को आश्चर्य था, परंतु विजय के हर्ष में अपने हित चिंतक पर संदेह करना ईश्वर के प्रति कृतज्ञता की मात्रा को कम करना था। इसलिए पीर अली शीघ्र विश्वास पात्र लोगों की गिनती में मान लिया गया। रानी ने गुलाम गौस खां, रघुनाथ सिंह और भाऊ बख्शी को विशेष तौर पर पुरस्कृत किया। दीवान खास में जब रघुनाथ सिंह अकेला रह गया, तब उसने रानी से प्रार्थना की, सरकार, मुझको सब कुछ मिल गया, केवल लड्डू रह गए। रानी हंसी। मुंदर पास खड़ी थी। उससे कहा, उस दिन तू ही थाल उठा लाई थी, आज भी तू ही ला। मुंदर थाल ले आई। वह बहुत प्रसन्न थी। रानी ने आदेश दिया, अब तू ही खिला भी दे। मुंदर ने रघुनाथ सिंह को लड्डू खिलाए। वह हंस हंस कर लड्डू खिलाने में सचेष्ट थी, परंतु रघुनाथ सिंह अधिक नहीं खा सका। उसके गले में कुछ अटक अटक जाता था। रात को मोतीबाई आई। रानी ने भजन सुना। समाप्ति पर काशीबाई ने कहा, सरकार, मैं बड़ी तोप चलाने का काम सीखना चाहती हूँ। जब बख्शी जी कड़क बिजली चला रहे थे, मैं उनके पास थी। निशाना मिलाना, ध्यान के साथ बाहर की स्थिति को परख कर तोप का रुख बदलना और पलीता छुलाकर बैरी की बड़ी सेना में भी अकेले खलबली उत्पन्न कर देना मुझको बहुत अच्छा लगा। रानी बोली, मैंने निश्चय कर लिया है, तुम सबको तोप का काम सिखवाऊंगी, परंतु पूरी शिक्षा के लिए कुछ समय लगेगा। सुंदर ने कहा, अपने यहाँ गुलाम गौस तो बहुत चतुर तोपची है। अंग्रेजी सेना से आया हुआ एक लालता ब्राह्मण भी बहुत अच्छा जानकार है, उसके ज्ञान का भी लाभ उठाया जाए। दीवान रघुनाथ सिंह भी इस काम को बहुत अच्छा जानते हैं, मुंदर ने उत्साह के साथ कहा। एक पल के बहुत छोटे अंश के लिए रानी की आंख असाधारण सजग हुई और तुरंत ही शांत। मुंदर ने लक्ष्य नहीं किया। रानी ने मोतीबाई से पूछा, तू नाटक खेलना भूल गई कि अभी आता है? मोतीबाई, सरकार, जो एक बार पानी में तैरना सीख लेता है वह फिर कभी नहीं भूल सकता। आज्ञा हो तो किसी दिन कोई अच्छा खेल दिखलाऊं। सुचित हो जाऊं तो किसी दिन अवश्य देखूंगी। तू किस खेल को सबसे अच्छा समझती है? रत्नावली को। वैसे शकुंतला, हरीशचंद्र, प्रबोध चंद्रोदय भी बहुत अच्छे हैं, मोतीबाई ने कहा। रानी, मैंने सुना है कि ग्वालियर में एक मंडली हरीशचंद्र नाटक बहुत अच्छा खेलती है। मोतीबाई, हम लोगों का और ग्वालियर की मंडली का भी अभिनय देखा जावे, फिर सरकार तुलना करें। मुझको विश्वास है कि झांसी की बात सिरे पर रहेगी। रानी, मोती, मैं झांसी को हर बात में आगे देखना चाहती हूँ। अश्वारोहण और असी विद्या में उस्ताद वजीर खां, अमीर खां, गोलंदाजी में गुलाम गौस,
सैन्य संचालन में जवाहर सिंह, रघुनाथ सिंह, गायन में मुगल खां, शस्त्र बनाने में भाऊ बख्शी, कपड़े सीने में बलदेव दर्जी, नृत्य में दुर्गा। ये सब झांसी के गौरव हैं। मैं चाहती हूं कि प्रत्येक विद्या में झांसी देश भर में सबसे आगे रहे। परंतु होगा यह तभी जब देश को अंग्रेजों के पंजे से छुटकारा मिल जाए। मोतीबाई, सरकार ने जिस यज्ञ का आरंभ किया है वह किसी न किसी दिन वरदान देगा। मुंदर, सरकार, ब्राह्मण लोग कहते हैं कि एक यज्ञ भी होना चाहिए। रानी, ब्राह्मणों को यज्ञ और मिष्ट भोज चाहिए, करा दूंगी, परंतु युद्ध के देवता कार्तिकेय इस युग में बारूद और गोले का होम अधिक पसंद करने लगे हैं और ब्राह्मणों को कलयुग की यह बात कम मालूम है। मुंदर, अपने यहाँ के भट्ट और शास्त्री लोग अनुष्ठान के लिए बहुत आग्रह कर रहे हैं। कहते हैं कि सब काम छोड़कर पहले उनके विधान का पालन होना चाहिए। रानी, सब काम छोड़कर तो ऐसा न होगा, परंतु और सब कार्यों के साथ साथ अवश्य हो जाएगा। तो पहला काम यह है कि कल से तोप चलाना मोतीबाई गौस से, काशीबाई भाऊ बख्शी से, मुंदर रघुनाथ सिंह से और सुंदर। मुंदर, सरकार, दीवान दुल्हाजू भी अच्छे जानकार हैं। रानी, उस पर ध्यान नहीं जम रहा था। उस दिन वह ठमठमा गया था, परंतु तोप अच्छी चलाता है। ठीक है, उससे सुंदर सीखे। काशीबाई, उस रात भाऊ बख्शी ने ऐसा प्रहार किया कि नत्थे खां इस जन्म में तो भूलेगा नहीं। मेरे कान तो आज तक सनसना रहे हैं। रानी, अब की बार दिखता है कि गोरों का सामना होगा। तुम सबकी उस समय परीक्षा होगी। काशीबाई, सरकार, हम लोगों की परीक्षा के फल से निराश न होंगी। मोतीबाई को एक बात कसक रही थी। उसने प्रसंग विक्षेप सा करते हुए कहा, सरकार ने कहा था कि कार्य सब साथ साथ चलेंगे तो नाटकशाला का भी काम चालू कर दूं। तुमको उसके लिए विशेष प्रयत्न करना ही क्या पड़ेगा। रानी बोली, नृत्यगान जानती ही हो, अवसर आने पर बतला दूंगी। मोतीबाई, सरकार ने दुर्गा के नृत्य के विषय में कहा था। वह कथक नृत्य बहुत अच्छा करती है, परंतु प्राचीन नृत्य कला को बिल्कुल नहीं जानती। रानी मुस्कुराई, मैं भूल गई थी मोती, नृत्य के विषय में झांसी का गौरव वास्तव में तुम हो, परंतु बैरियों को तो गोलों से रिझाना होगा। मोतीबाई ने दृढ़तापूर्वक कहा, सरकार, उनको ऐसा रिझाया जाएगा कि अनंत काल तक उनकी चर्चा होगी। मुंदर ने अनुरोध किया, सरकार, नाटक भी किसी दिन खिलवाया जाए। अच्छा मुंदर, मोतीबाई उसकी भी तैयारी करेगी। यज्ञ की जिस दिन पूर्ण आहुति होगी उसी रात नाटक होगा। मोती, नाटक के संबंध में मैं तुझसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मोतीबाई, आज्ञा हो सरकार। तू जब अभिनय करती है तब क्या अपने को बिल्कुल भूल जाती है। बिल्कुल तो नहीं भूल जाती सरकार। क्या याद रहता है। अपना निजत्व, दर्शक और अभिनय। क्या सब दर्शक। नहीं सरकार, जो दर्शक विशेष रुचि दिखलाते हैं उनके ऊपर प्राय ध्यान जाता है, तभी अभिनय अच्छा हो सकता है। तुमको अपने दर्शक याद रहते हैं। यदि वे बार बार नाटकशाला में आवें तो। तुम्हें अपने कुछ दर्शकों का अब भी स्मरण है। मोतीबाई की आंख जरा लजीली हुई, परंतु उसने तुरंत संभल कर कहा, हाँ सरकार, कोई याद रह जाते हैं। तुझे कौन सबसे अधिक याद है। क्षण के दशांश के लिए सहेलियों ने एक दूसरे के प्रति दृष्टिपात किया। मोतीबाई की आंख परवश नीची पड़ गई, सिर उठाया, कहने को हुई, जरा सा हंसी, फिर गंभीर हो गई, खांसी, बोली, कोई नाम याद नहीं आता सरकार। रानी को भी हंसी आ गई। अच्छा, जब याद आ जावे तब बतलाना, अभी कोई जल्दी नहीं। मोती ने निष्कृति की सांस ली। काशीबाई,
सरकार इनके साथ जूही भी अभिनय किया करती थी। रानी, वह भी अब अपना काम कर रही है। मोतीबाई, उसने खूब काम किया और करेगी। रानी, उसको भी गुलाम गौस खां से तोप चलाना सिखलाओ। हमको बहुत तोपचियों की आवश्यकता पड़ेगी। जिसके पास तोपें और तोपची, उसी के हाथ विजय। काशीबाई, जहां हमारी श्रीमंत सरकार होंगी वहीं विजय होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।